नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो जो पहली हमारी चर्चा है आज भारत में रोजगार से संबंध में है। हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसके बारे में भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जॉब रिजर्वेशन, प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन के लिए एक निर्णय लिया गया है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अंत में जैसे आपको पता है हम रोज न्यूज इन फ्लैश में चर्चा करते हैं उन समाचारों के बारे में जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको क्लैट की प्रिपरेशन के लिए बड़ी ही हेल्प कर सकता है। मात्र 100 रुपए की राशि पर ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप या आपके जानने वाले में से कोई देश के बड़े एनएलयू में जाने का सपना देखते हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार हो सकता है। तो चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। हमारा जो टीएनए है, न्यूज़पेपर एनालिसिस या समाचार विश्लेषण है, जो अभी तक लॉ सीखो के मेन चैनल पे आया करता था, अब ये लॉ सीखो के मेन चैनल पर नहीं आएगा। तो अगर आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनना है, देखना है, तो उसके लिए आपको लॉ सीखो का जुडिशरी टेस्ट प्रेप जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेगा। इस पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टीएनए मिल जाएंगी, विश्लेषण, समाचार विश्लेषण दोनों का मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्लैट प्रेप चैनल है हमारा, उस पर भी आपको दोनों टीएनए जो है समाचार विश्लेषण मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ हिंदी का ही समाचार सुनना चाहते हैं तो लॉ सीखो का हिंदी चैनल इसके लिए आपकी मदद कर सकता है। तो लॉ सीखो की हिंदी चैनल पे भी अब से जो आपका टीएनए है वो बना रहेगा। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इनमें से अगर आप चाहते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू सुनना, तो इनमें से आप किसी एक को या चाहे तो तीनों को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस मेन चैनल पे जहाँ पर ये टीएनए आ रहा है अब वो फ्यूचर में, भविष्य में नहीं आएगा। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि डेजर्ट फ्लैग जो युद्ध अभ्यास है ये निम्न में से किस देश के द्वारा किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन डी बहरीन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वह यह है कि आज के इस स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है। तो इससे निदान पाने के लिए हम क्या कदम उठा जा सकते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है बेरोजगारी के बारे में। साथ ही जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट रिजर्वेशन की बात करी है प्राइवेट जॉब्स में, उसके बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि इनके यहाँ पे उन्होंने एक एक्ट पास करा, एक लेजिस्लेशन इन्होंने पास किया है जिसमें ये बात की गई है कि जो प्राइवेट जॉब्स है वो पहले हरियाणा के जो मूल निवासी है उनके लिए रिजर्व्ड होंगे। तो ये अपने आप में कोई पहली दफा नहीं है, झारखंड ने भी इसकी बात करी है। वही डीएमके गवर्नमेंट, जो डीएमके है तमिलनाडु में, उन्होंने भी ऐसा ही एक प्रपोजल रखा है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि अभी तक हम आरक्षण, रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरियों में देखा करते थे, अब यह पहली दफा है कि प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन की बात की गई है। तो अगर हम भारत में देखें तो राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इनके पास में जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको मैनेज करने का काफ़ी लिमिटेड कंट्रोल, काफ़ी सीमित जो यहाँ पर उनके पास में कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे तत्व है, जैसे हाई क्वालिटी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, जो लेबर फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, ये एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके अलावा जो लैंड है ये भी अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिलते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, या अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं इंसेंटिव्स दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मानक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है हमारे देश में आज से जैसे कुछ सालों पहले हुआ करता था उससे अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। उसके अलावा हमें यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो भी कई हद तक सुलझ चुकी है, जो पहले एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। उसके अलावा द ईज ऑफ बिजनेस फैसिलिटी फॉर एक्सपांशन, तो ईज ऑफ बिजनेस फैसिलिटी के लिए काफ़ी अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए गए हैं विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये तीन वो मानक है जिन पर राज्य सरकारें जो है वो आपस में एक प्रतिस्पर्धा कर सकती है,
कंपटीशन कर सकते हैं। उसके अलावा एग्लोमेरेशन इफेक्ट जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एग्लोमेरेशन का मतलब होता है कि एक जगह पर सारी चीजें इकट्ठा, मतलब एक ही जगह पर सारे संसाधन, सारी चीजें आपको अवेलेबल मुहैया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहां पर आप आपकी इंडस्ट्री लगाने के लिए, आपका चॉइस ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा उसके लिए। तो कोई भी अगर कंपनी है, अगर वो लगाना चाहती है तो यही देखते हैं कि उनको सारे संसाधन किस पर्टिकुलर, किस निश्चित जगह पर मिल सकते हैं। उसके अलावा स्टेट विथ ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेटवर्क ऑफ सप्लायर, पीपल, स्कूल एंड एटसेट्रा आर एट अ ग्रेटर एडवांटेज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ऐसे राज्य जहां पर पहले से ही नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स है, उसके साथ में लोग हैं, वहां पर मानव संसाधन है, स्कूल से और अलग अलग जो सुविधाएं है जहां पर पहले से ही मुहैया है, ये इन राज्यों को एक एडवांटेज रहता है, एक अपर एज रहता है। उसके अलावा अगर तो यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर निर्णय लिया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा में काफी ज्यादा लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है हमें देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ये हरियाणा में देखने को मिलता है। इसके पीछे जो आंकड़े दिए गए हैं ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है SMIE उनके द्वारा दिए गए हैं। उसके अलावा 80% विलिंग वुमेन इन हरियाणा डू नॉट फाइंड जॉब्स। तो ये एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि हरियाणा में 80% जो महिलाएं हैं जिन्हें जो चाहती है कि उनके पास में नौकरी हो, जॉब हो, वो अभी भी वहाँ अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनके पास में कोई ऐसी नौकरी नहीं है। उसके अलावा जो आधे ग्रेजुएट्स है हरियाणा में वो भी जॉबलेस है, बेरोजगार है। उसके अलावा हरियाणा के 18 मिलियन वोटर्स में से ये देखने को मिलता है कि 11 मिलियन वोटर जो है उनके पास में कोई भी रेगुलर जॉब नहीं है। तो यहाँ पे 333 डेंजर की बात की गई है, ये क्या है वो देख लेते हैं। तो 3 रिचेस्ट एंड लार्ज स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इनके पास में, जैसे हमने एग्लोमेरेशन इफेक्ट की बात करी, तो इनके पास में ये एक एडवांटेज है कि उनके पास में ऑलरेडी जो है नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स और जो दूसरी जरूरी चीजें हैं वो इनके पास में पहले ही मौजूद है। उसके अलावा रिचर देन 3 पुअरेस्ट लार्ज स्टेट। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो 3 पुअरेस्ट स्टेट है इनसे ये 3 गुना ज्यादा रिचर है, ज्यादा अमीर है। तो ये 3 नीचे के कौन से स्टेट से वो देख लेते हैं। ये है बिहार, यूपी और एमपी। इनकी पर कैपिटा इनकम के अनुसार ये 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है इन निचले 3 राज्यों। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक का कंपैरिजन किया गया है बिहार, यूपी और एमपी से। तो चलिए कुछ आंकड़े हैं महत्वपूर्ण, अगर हम देखें उस हिसाब से कि जॉब इंडेक्स के हिसाब से, तो यहाँ पे आंध्र और तेलंगाना जो है सबसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। वही यूपी, बिहार, उड़ीसा और ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो जॉब इंडेक्स में है सबसे निम्न पायदान पे आती है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। उड़ीसा में एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, कालिया स्कीम। इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेशन एक्ट। तो इसमें एक ये लक्ष्य लिया गया है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट DIS स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें 2500 करोड़ जो है 51 लाख किसानों को दिए जाएंगे 4 महीनों के अंतर्गत। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण स्टेप रहेंगी। एक यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, वेरिफिकेशन मतलब इसकी जांच करना, ना एक्सक्लूजन मतलब यहाँ पर जो बेनिफिशियरी कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको अलग करना। तो सबसे पहले यूनिफाइड किया जाएगा, आपका डेटा सिस्टम बनाया जाएगा। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक, कास्ट, सेंसस वगैरह जो होते हैं इनके बेसिस पे आपकी वेरिफिकेशन जांच किया जाएगा और अंत में यहाँ पे आपको एक्सक्लूड किया जाएगा जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा लॉ सीको का जुडिशरी टेस्ट प्रेप जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।